क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, ग्लूट फोर का क्या काम है, क्या कौन से मैच हैं, अगर आप पहले कन्फर्म हो तो ग्लूट फोर का मैं यहाँ पे देखो एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, और ये पता है कि मुझे कन्फर्म है तो ए का फोर, और यहाँ पे ऑप्शन में देखो ए का फोर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सेकेंड ऑप्शन, तो बाकी आप टाइम सेविंग कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन टू मैच करो। नहीं मतलब पूरा मैच करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा नहीं देखना है, आपको पूरा जरूर चेक करना है चारों ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन टू चेक करो, अगर आपको सारे के सारे कंफर्म लग रहे हैं तो आंसर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिख रहा है, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसी डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन, चलो अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में देखोगे पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी, सेकंड ऑप्शन है विंड पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज स्टामेन। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है, अब आपको एनसीईआरटी से दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में देखो डायरेक्ट यहाँ पे इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है ए विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एज वेल एज एक्सपोज स्टामेन। तो आपको डायग्राम के साथ साथ उसके नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है, जिससे आप क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर सेकंड जाएगा। और ऐसे ही आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ो, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। और देखो एनसीईआरटी को मैंने टिक मार्क किए हैं, कहीं कहीं सर्कल किए हैं, कहीं हाईलाइट किए हैं, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स सेपरेट करके लिखे हैं ताकि वो क्या हो, उस पर ज़्यादा फोकस हो। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए। अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 लेके आना है तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखो, जो कि नए सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी में है। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है, उस चैप्टर में ये तीनों डायग्राम दिखाए गए हैं, और तीनों डायग्राम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि कौन स्केलेटल मसल है, कौन स्मूथ मसल है और कौन कार्डियक मसल्स है। इसके एग्जांपल्स भी आपको इनसाइड दिए गए हैं। तो ये चैप्टर आपको रिमूव कर दिया गया है न्यू सिलेबस से, तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, और इस ऑलरेडी मैंने अपलोड भी किए हैं इसके हाईलाइट्स, जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर के उसमें आपको मिल जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मसल है, ये कौन सी मसल है और ये कौन सी मसल है। तो पहला जो मसल है स्केलेटल मसल है, दूसरा जो मसल है स्मूथ मसल है, तीसरा जो मसल है कार्डियक मसल है। अब सिर्फ यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, साथ में उसके एग्जांपल भी याद रखने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्केलेटल मसल जो ट्राइसेप्स मसल होते हैं वो होते हैं जो आर्म में होते हैं। सेकंड है स्मूथ मसल जो कि स्टोमक होता है, एंड कार्डियक मसल्स आपको पता है हार्ट होता है। तो ऑप्शन थर्ड सही है। तो आपको ये क्वेश्चंस देखो इजी है, इजी होने के बाद भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि सारा का सारा खेल एग्जाम हॉल में टाइम का ही होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आते हुए चीज़ें आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करो अच्छे से, और टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे देखो 166 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। तो मैचिंग का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि बहुत इजी होता है सॉल्व करना, अगर आपको एक कन्फर्म पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि जो क्रिस्टा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी मुझे नहीं भी पता हो तो मैं देखूंगा बाद में, ठीक है। तो क्रिस्टा सी का ऑप्शन 4 है। यहाँ पे देखो सी का ऑप्शन 4 सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, बाकी किसी में है क्या, नहीं है। तो मैं सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट जो है वो पूरा का पूरा चेक करूंगा, अगर सारे के सारे सही है तो मैं आंसर टिक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखोगे टाटा बॉक्स एनसीईआरटी में नहीं है, बट प्रो ऑप्शन फर्स्ट देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके लिए, एसएनआरएनए और टीआरएनए के लिए। एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए का ऑप्शन क्या है 4, और ये तुम्हें कंफर्म है, कंफर्म पता होना चाहिए एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो ए का 4 है, और यहाँ पे ऑप्शन देखो ए का 4 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में ए का 4 नहीं है। तो बाकी ये मुझे अगर नहीं भी आता होगा तो मैं इस क्वेश्चन को सही करके आ सकता हूँ। तो ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, सो इसके लिए भी प्रिपेयर रहो। क्वेश्चन नंबर 135 देखो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थीन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। अब यहाँ पे कंपोनेंट दिए गए हैं ए बी सी डी। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास थीन आउटर वॉल हो एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल हो। तो ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी देखते हैं। चलो अभी एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, और इस डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कि द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थीन, मतलब आउटर वॉल थीन है एंड इनर वॉल क्या है, हाईली थिक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो गार्ड सेल, अब यहाँ पे गार्ड सेल देखो कौन सा है, ये दिख रहा है गार्ड सेल, मतलब ये जो बीन शेप दिख रहा है ये क्या है, गार्ड सेल है। और इस गार्ड सेल का इनर जो देख रहा है, यहाँ पे इनर दिख रहा है आपको थिक है, और आउटर क्या है, थीन है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो दिख रहा है ये गार्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गार्ड सेल ही क्या होता है, हैज थिन आउटर लेयर एंड हाईली थिक इनर वॉल। सो आंसर इज सेकेंड।
तो ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के हर एक पॉइंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट याद रखना है और डायग्राम से रिलेटेड आपको चीज़ें एनसीईआरटी पे नोट करके रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस डायग्राम से देखो कितने सारे पॉइंट्स ऐड करके रखे हैं, हाईलाइट करके रखे हैं, ऐसे ही आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे ताकि आप डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सको। क्वेश्चन 131 देखो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, लेकिन अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो आपको ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लगेगा। चलो मैं एनसीईआरटी की टॉपिक दिखाता हूं। देखो एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2 होता है और हिंड 2 एलवेज कट डीएनए जो होता है वो 6 बेस पेयर को कट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो हिंद 2 होता है वो डीएनए को 6 बेस पेयर में कट करता है और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हिंद 2 कितने बेस पेयर को कट करता है, तो डायरेक्टली आंसर है 6। ऐसे ही एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको हर एक पॉइंट मार्क करके पढ़ने हैं। मैंने अपने पुराने एनसीईआरटी जो थे उसमें डिटेल में दिए गए हैं और उसको मैंने हाईलाइट करके रखे हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी एनसीईआरटी देख सकते हो, इसके पीडीएफ भी मैंने अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसे मैंने पहले ही ये हाईलाइट किया है, देखो तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने हाईलाइट किए हैं, टिक किए हैं, सर्कल किए हैं। तो इसके आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और सारा वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, तो आप उसके हाइलाइट्स के भी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो कि उसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कैसे एनसीईआरटी को पढ़ने हैं, कैसे नहीं करने हैं। कोई भी पॉइंट देखोगे तो इसमें सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखे हैं जो कि आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पहली बार जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कौन से पॉइंट पर हमें फोकस करना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि आप हाईलाइटेड एनसीईआरटी से पॉइंट मार्क करो और उससे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन में हम टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते ही इसलिए ताकि बच्चे को पैनिक कर सके, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देके बच्चा थोड़ा घबराएगा, इतना टाइम टेकिंग लेगा, सारे क्वेश्चन पढ़ेगा। इसमें एक इजी ट्रिक है कि आपको जो आता है कन्फर्म आता है उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड मुझे पता है कि रेनो वायरस से होता है, तो बाकी ऑप्शंस मैं बाद में देखूंगा, पहले देखूंगा कि ए का थर्ड यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो मैं सिर्फ ऑप्शन 4 का जितने भी ऑप्शन हैं ये सिर्फ चेक करूंगा। अगर ये सारे के सारे सही लग रहे हैं तो मैं आंसर टिक करूंगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 177 देखो, यहाँ पे PPR 322 जो है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्किंग किया गया है एक्स और वाई, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। चलो तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है PPR 322। यहाँ पे जैसे हम देखे थे कि यहाँ पे एक्स मार्क किया था, यहाँ पे वाई मार्क किया था, तो आपको यहाँ पे एक्स क्या है ओरी है और वाई क्या है आरओपी है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ो, अच्छे से ध्यान रखो, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। इसमें स्पेशली एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से, ये भी मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो चलो अब क्वेश्चन देख। अब देखो क्वेश्चन में एक्स और वाई, एक्स आपको पता है कि ओरी है और वाई क्या है आरओपी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑप्शंस बनाए गए। तो मैं डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पूछता हूँ, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ऑब्वियसली बात है, जो ओरी होता है, ओरी क्या करता है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर के लिए ही होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। वहाँ पे देखो वाई के लिए क्या बोलते हैं, वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ऑब्वियसली बात है आरओपी जो होता है वो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर थर्ड इज सही। बट यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन किया गया है, ताकि अगर आपको एक्स पता ही नहीं होगा कि एक्स ओरिजिन है ओरी है और वाई आरओपी है, तो आप उसके आंसर्स नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने जरूरी है। So let's see question number 122. These questions remind you that why you need to study NCERT carefully, and see this picture A, B, C, D, and read this question. The part of seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinate. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि ऑप्शन सी होगा या डी होगा, तो चलो NCERT देखते हैं। देखो NCERT के ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि कोलियोप्टाइल क्या है, प्लीम्यूल कहाँ होता है, देखो प्लीम्यूल, एंड रेडिकल कहाँ होता है, रेडिकल यहाँ पे है, एंड कोलियोराइजा एक कवरिंग होती है जिससे रूट डेवलप होता है वो है रेडिकल, जिससे सूट डेवलप होता है वो है प्लीम्यूल। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन प्लीम्यूल से भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखो प्लीम्यूल का मार्किंग कहाँ दिया हुआ है और कोलियोप्टाइल का मार्किंग कहाँ दिया हुआ है। कोलियोराइजा का मार्किंग आप यहाँ पे देखो और रेडिकल का मार्किंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो NCERT में दिया हुआ है वही आपको करना है, अपने से खुद से दिमाग नहीं लगाना है। चलो अब क्वेश्चन देखते ही आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन सी इज राइट, जहां से रूट डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 114 देखो, इस क्वेश्चंस को NCERT से आप कोरिलेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको NCERT याद है तो, अगर नहीं याद है तो आप नेगेटिव मार्किंग करोगे।
तो चलो एनसीईआरटी देखते हैं। चलो, तो ये डायग्राम दिया हुआ है आपको मॉर्फोलॉजी में। अब मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही क्या किया है, इस दोनों डायग्राम को एक साथ ज्वाइन किया है। मतलब कि ये दोनों डायग्राम जो हैं वो एक ही डायग्राम है और एक ही बात कह रहे हैं। तो आपको ये दोनों डायग्राम, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको लगेगा कि ये हो सकता है ये डायग्राम हो, इसलिए इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों डायग्राम को पिक किया है और क्वेश्चन दिया है। तो आपको भी वैसे ही पढ़ाई करने हैं जैसे कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस में देखो, अब दोनों डायग्राम आपको पता है कि एक ही बात कह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इजीली क्या यहाँ पे पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो पेरीगाइनस और पेरीगाइनस होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न ये है कि आपको लगेगा कि ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों डिफरेंट है। तो आप कोशिश करोगे क्या कि यार पेरीगाइनस पेरीगाइनस तो होगा नहीं, हो सकता है हाइपोगाइनस एपिगाइनस हो या फिर एपिगाइनस हाइपोगाइनस हो। ऐसे कन्फ्यूज होगे और नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो नीट वाले चाहते ही हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग करो, इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं और 100% याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, बायो में अगर 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो आपको हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था वैसे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। हर एक पॉइंट टिक करो, हर एक पॉइंट मार्क करो, ताकि आपको इजीली एनसीईआरटी याद हो सके। और छोटी सी छोटी पॉइंट जैसे डायग्राम से रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें देखनी है। इवन की सोचो, इस डायग्राम में भी जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको देखना है। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं तो उसको आपको उसमें ऐड करना है। पर ये सारा काम मैंने पहले ही कर चुका हूँ। तो आपको अगर इस एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको 12th के 11th के सारे चैप्टर के हाईलाइट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए तो मैं हर चैप्टर पर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो।